रेखा को सुमन की गरीबी से नहीं बल्कि उसकी खुशी से चिढ़ थी। उसे यह बात हजम नहीं होती थी कि कम पैसों में भी सुमन और उसके पति इतने खुश कैसे रहते हैं। उनका बेटा अमन हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था और माता पिता का इतना आज्ञाकारी था कि पूरा मोहल्ला उसकी मिसाल देता था। वहीं रेखा का बेटा रोहन, जिसे वह हर मुमकिन सुख सुविधा देती थी, पढ़ाई में फिसड्डी था और आए दिन किसी न किसी से लड़ झगड़ कर घर आता था। गर्मियों की दोपहर थी, घर में बड़े आंगन में सन्नाटा पसरा था, लेकिन ऊपरी मंजिल के कमरे में रेखा का मन अशांत था। वह खिड़की से नीचे देख रही थी, जहां उसकी जेठानी सुमन अपने पुराने सिलाई मशीन पर पैर चलाते हुए कपड़े सिल रही थी। सुमन के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। रेखा के पास सब कुछ था, पति का अच्छा चलता हुआ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, घर में नौकर चाकर और अलमारी भरी साड़ियां। वहीं सुमन के पति यानी रेखा के जेठ जी एक साधारण से स्कूल में क्लर्क थे। उनकी आमदनी सीमित थी, इसीलिए सुमन घर के खर्च में मदद करने के लिए मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलती थी। लेकिन रेखा को सुमन की गरीबी से नहीं बल्कि उसकी खुशी से चिढ़ थी। उसे यह बात हजम नहीं होती थी कि कम पैसों में भी सुमन और उसके पति इतने खुश कैसे रहते हैं। उनका बेटा अमन हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था और माता पिता का इतना आज्ञाकारी था कि पूरा मोहल्ला उसकी मिसाल देता था। वहीं रेखा का बेटा रोहन, जिसे वह हर मुमकिन सुख सुविधा देती थी, पढ़ाई में फिसड्डी था और आए दिन किसी ना किसी से लड़ झगड़ कर घर आता था। एक दिन शाम को जब सुमन चाय बना रही थी तो रेखा किचन में आई और जानबूझकर अपनी नई सोने की चूड़ियां खनकते हुए बोली, दीदी देखिए ना, आपके देवर जी ने आज फिर जिद करके ये नए कंगन दिला दिए। मैंने मना भी किया कि अभी पिछले महीने तो सेट लिया था, पर मानते ही नहीं, कहते हैं मेरी पत्नी रानी है। वैसे दीदी भैया आपको पिछली बार घुमाने कब ले गए थे, याद भी है या भूल गई? सुमन ने फीकी मुस्कान के साथ चाय का कप रेखा की ओर बढ़ाया। रेखा, तेरे देवर जी मुझे घुमाने ले जाए ना जाए, पर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते, यही मेरे लिए बहुत है। रेखा मुंह बनाकर बाहर निकल गई। उसे लगा था सुमन जलेगी कुढ़ेगी, लेकिन सुमन तो शांत रही। ये शांति रेखा को और जला गई। वक्त का पहिया घूमा। अमन अब 12वीं कक्षा में था और रोहन भी उसी क्लास में था। बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक थी। रेखा ने रोहन के लिए शहर के सबसे महंगे ट्यूशन टीचर लगाए। उसने घर में घोषणा कर दी, देखना मेरा रोहन टॉप ही करेगा। सुख सुविधाएं मिलती है तो दिमाग भी चलता है। बेचारा अमन तो पुरानी किताबों से पढ़ता है, तो क्या मुकाबला करेगा। सुमन ने इस ताने का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने बेटे को सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। परीक्षा के दिन बीत गए। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, रेखा ने सुबह से ही घर में मिठाइयां मंगवा ली थी। उसने मोहल्ले में कह दिया था कि आज जश्न मनेगा। दोपहर को इंटरनेट पर रिजल्ट आया। अमन ने न केवल स्कूल बल्कि पूरे जिले में टॉप किया था। उसके 98 नंबर आए थे और रोहन रोहन 2 विषयों में फेल हो गया था। जैसे ही ये खबर घर में फैली, रेखा का चेहरा फक पड़ गया। वह गुस्से और शर्म से लाल हो गई। उधर सुमन और उसके पति खुशी से रो रहे थे। मोहल्ले वाले अमन को बधाइयां देने उमड़ पड़े। कोई फूल माला ला रहा था तो कोई मिठाई। रेखा अपने कमरे में बंद हो गई। उसने अपने बेटे के फेल होने का दुख कम था, लेकिन अमन के पास होने की जलन ज्यादा थी। उसने रोहन को खूब पीटा, नालायक, तूने मेरी नाक कटवा दी। उस दर्दी वाली का बेटा अफसर बनेगा और तू। रोहन ने पलटकर जवाब दिया, मम्मी आपने मुझे कभी पढ़ने के लिए कहा ही नहीं। आप तो बस चाची की बुराई करने में और शॉपिंग करने में लगी रहती थी। अमन के पापा उसके साथ रात रात भर जाकर पढ़ाई करवाते थे और आप मुझे सिर्फ पैसे देती थी। बेटे की कड़वी बात ने रेखा को अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन उसकी ईर्ष्या की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। कुछ साल और बीते। अमन ने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप पाई और इंजीनियरिंग पूरी करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर लग गया। उसने शहर में एक बड़ा फ्लैट बुक किया और अपने माता पिता को वहां ले जाने की तैयारी करने लगा। जिस दिन सुमन और उसके पति अपना पुराना सामान पैक कर रहे थे, रेखा दरवाजे के पास खड़ी होकर तंज कस रही थी। बड़ा फ्लैट ले लिया तो क्या हुआ, रहोगे तो वही कर्लक और दर्जी ही ना। शहर की हवा रास नहीं आएगी तुम लोगों को। सुमन इस बार रुकी। उसने अपना बैग नीचे रखा और पहली बार रेखा की आंखों में आंखें डालकर बोली, रेखा मैं आज जा रही हूँ तो एक बात कहती हूँ, पिछले 20 सालों में तूने मुझे नीचा दिखाने की कोई मौका नहीं छोड़ा। तूने मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाया, मेरी गरीबों पर हंसी। मैं चुप रही, जानती थी क्यों? क्योंकि मुझे पता था तू मुझसे नहीं अपने अंदर ही हीनता से लड़ रही है। तू जलती रही और मैं उस आग को नजरअंदाज करके आगे बढ़ती रही। देख, आज उसी आग ने तेरे घर की खुशियों को राख कर दिया है और मेरी खामोशी ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया।
रेखा कुछ बोल नहीं पाई। अमन अपनी माँ को कार में बैठा कर ले गया। रेखा उस खाली घर के आंगन में अकेली रह गई। उसका बेटा रोहन अब बुरी संगत में पड़ चुका था और आए दिन पैसे के लिए घर में कलेश करता था। पति अपने काम में व्यस्त रहते थे और रेखा से बात करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह हर वक्त दूसरों की बुराई करती थी। शाम को रेखा आंगन में बैठी थी। सामने तुलसी का सूखा हुआ पौधा था जिस पर उसने कई महीनों से जल नहीं चढ़ाया था क्योंकि उसका ध्यान हमेशा सुमन के आंगन पर रहता था। तभी रोहन नशे में धुत होकर घर आया और आते ही चिल्लाने लगा, पैसे दो, मुझे बाइक चाहिए अभी के अभी। रेखा ने मना किया तो रोहन ने घर का शोकेस तोड़ दिया। कांच के टुकड़े पूरे जमीन पर बिखर गए। रेखा उन टुकड़ों को देख रही थी। उसे उनमें अपनी जिंदगी का अक्स दिख रहा था। उसने सोचा, सुमन सही कहती थी। मैं पूरी जिंदगी उसे जलाने की कोशिश करती रही, पर असल में तो मैं खुद जल रही थी। आज सुमन के पास शांति है, सम्मान है और एक सफल बेटा है, और मेरे पास सिर्फ ये आलीशान मकान जिसका सुकून एक पल भी नहीं है। उस रात रेखा को समझ आया कि ईर्ष्या वह तेजाब है जो जिस बर्तन में रखा जाता है उसे ही सबसे पहले गलाता है। सुमन तो चंदन की तरह थी, जिसे जितना घिसा गया उसने उतनी ही खुशबू दी, और रेखा वो कोयला बन गई थी जो दूसरों को काला करने की चाहत में खुद राख हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि रेखा को हाई बीपी और डिप्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुमन खबर सुनते ही अपने बेटे के साथ दौड़ी दौड़ी अस्पताल आई। रेखा बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर और लाचार। उसने सुमन को देखा और अपनी नजरें झुका ली। सुमन ने पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा, कैसी है अब? रेखा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सुमन का हाथ पकड़ लिया। दीदी, मैं जल गई, अपनी ही आग में जल गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझा। आज मेरे पास कोई नहीं है, मेरा अपना बेटा भी मुझे देखने नहीं आया। सुमन ने आंसू पोंछे, पगली, तूने दूसरों में देखने में इतना समय गवा दिया कि अपनों को देख ही नहीं पाई। अब भी देर नहीं हुई है, राख को झाड़ दे, देख नीचे अभी भी चिंगारी बाकी है। ठीक हो जा, सब ठीक करेंगे। उस दिन रेखा ने एक कसम खाई, उसने ईर्ष्या को त्याग कर दिया। अस्पताल से आने के बाद उसने सबसे पहले अपने बेटे को सुधारने की जिम्मेदारी ली और अपने घर को संभालने में जुट गई। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में अगर कोई आपसे जलता है तो उसे जलने दीजिए, क्योंकि अंत में वो जलने वाली चीज, चाहे वो अहंकार हो या इंसान, राख ही बन जाती है। लेकिन जो उस आग की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलता है वही सोना बनकर निकलता है। दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है, लेकिन उस चक्कर में हम अपनी थाली को ठंडा कर देते हैं। तरक्की करनी है तो दूसरों से होड़ मत करो, खुद से करो। जलने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है और सब्र करने वाला हमेशा जीतता है। क्या इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपके पास भी कोई ऐसा है जो बेवजह आपसे ईर्ष्या रखता है? या कभी आपने महसूस किया है कि जलन कैसे इंसान को खोखला कर देती है? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।